हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 जिसका नाम क्या है? सिमेट्री, उसके क्विक रिवीजन। इसका मतलब क्या है? पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो सिमेट्री होता क्या है? इन मैथमेटिक्स सिमेट्री मीन्स दैट वन शेप इज आइडेंटिकल टू द अदर शेप व्हेन इट इज मूव्ड, रोटेटेड और फ्लिप्ड। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव सिमेट्री वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एसिमेट्रिकल। क्या मतलब है? सिमेट्री के बारे में बोला जा रहा है कि मैथ्स में अगर हम बात करें, सिमेट्री का क्या मतलब है कि एक शेप को, वन शेप इज आइडेंटिकल टू द अदर शेप, एक शेप जो है वो दूसरे शेप के बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम दिखती है जब हम उसको मूव कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं या फिर फ्लिप कर रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बनाते हो एक सर्कल, ठीक है, सर्कल बनाते हो एंड आप क्या कर रहे हो कि उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हो। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल सेम है इस पार्ट के। ठीक है, भले चाहे आप सर्कल को मूव करो, रोटेट कर दो या फिर फ्लिप कर दो, आपको ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल आइडेंटिकल, इक्वल, सिमिलर लगेंगे। ठीक है, आया समझ में? अब बोला जा रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव सिमेट्री वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज एसिमेट्रिकल। अगर किसी ऑब्जेक्ट में सिमेट्री है ही नहीं, मतलब दो पार्ट्स हमें ऐसे मिल ही नहीं रहे जो आइडेंटिकल हो, तो उन फिगर्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल फिगर बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ऐसा ट्राइंगल ले लें जिसके सारी ही साइड्स डिफरेंट लेंथ के हैं, फॉर एग्जांपल ये स्केलिन ट्राइंगल हम ले लेते हैं। आपको अच्छे से पता है स्केलिन ट्राइंगल में सारी ही साइड्स एंड सारे ही एंगल्स जो रहते हैं वो इक्वल लेंथ के रहते हैं एंड इक्वल मेजरमेंट के रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं स्केलिन ट्राइंगल एंड हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पर कोई सिमेट्री मिल जाए या लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर पाएँ, तो आपको कोई भी दो आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये कौन सा फिगर है? स्केलिन ट्राइंगल एग्जाम्पल है एसिमेट्रिकल फिगर का या एसिमेट्रिकल शेप का। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया था लाइन ऑफ सिमेट्री या लाइन सिमेट्री, तो उसका मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अ फिगर हैज अ लाइन सिमेट्री इफ देयर इज अ लाइन अबाउट विच द फिगर में बी फोल्डेड सो दैट द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर विल कोइंसाइड। क्या बोला जा रहा है? एक फिगर में हम लाइन ऑफ सिमेट्री तब बोलेंगे जब लाइन खींचने पर वो जो फिगर है वो दोनों पार्ट से क्या हो पाए, मतलब फोल्ड करने पे दोनों जो पार्ट्स रहे वो क्या हो पाए? कोइंसाइड कर पाए, ओवरलैप कर पाए एक दूसरे को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी फिगर को हम उठाते हैं, ये सर्कल है। अब यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन खींची है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोल देंगे? लाइन सिमेट्री बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम? लाइन सिमेट्री बोल देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस लाइन सिमेट्री से जब हम इस सर्कल को फोल्ड करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये दोनों ही पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे या फिर हम बोल सकते हैं ओवरलैप करेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सर्कल की, सर्कल का तो हो गया एग्जांपल, चलो रेक्टेंगल की बात करते हैं। अब रेक्टेंगल की बात करें, ये क्या है? ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो दोनों ही पार्ट्स हमें इक्वल दिख रहे हैं। साथ ही में जब हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करने की कोशिश करेंगे इस रेक्टेंगल को, तो दोनों पार्ट्स क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे ही हम बात करें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी मिल जाती है हमें रेक्टेंगल में। क्यों ऐसा? अगेन आप इस पार्ट और इस पार्ट को देखोगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहे हैं। साथ में जब हम हॉरिजॉन्टली फोल्ड करने की कोशिश करेंगे इस रेक्टेंगल को, तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे, कोइंसाइड भी करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वो किसका? स्क्वायर का। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे खींचते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे खींचते हैं तो फोल्ड करने पे दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और अगर हम लाइन सिमेट्री ऐसे खींचते हैं तब भी सेम यही रहेगा, दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। एंड अगर हम लाइन सिमेट्री डायगोनल शेप में खींचते हैं, डायगोनली खींचते हैं, तब भी एक दूसरे को दोनों ही पार्ट्स ओवरलैप करेंगे। ठीक है, एंड अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे खींचते हैं तब भी ओवरलैप करेंगे। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में हमें
4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाती हैं। और अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, एक मैंने ये भी बनाया था, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल में होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डायगोनल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आप डायगोनल बनाओगे तो आप ट्राई भी कर सकते हो, एक रेक्टेंगल पेपर लो, डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना, उस हिसाब से फोल्ड करके देखना, तो आपको समझ में आएगा दोनों ही पार्ट्स एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर पाएंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, आया समझ में? चाहे आप डायगोनल ऐसे भी खींच दो तब भी कोइंसाइड नहीं होंगे दोनों पार्ट्स। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है, एंड अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में रहती है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। और अगर हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल में तो बहुत सारी रहती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्कल में चाहे आप ऐसी लाइन ड्रॉ करो, चाहे ऐसी ड्रॉ करो, चाहे ऐसी करो, चाहे ऐसी करो, चाहे ऐसी करो, चाहे ऐसी करो, बस सेंटर से पास होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख पाओगे हर तरीके से जो 2 पार्ट्स रहेंगे वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, वो भी फोल्ड होने पे। ठीक है, तो इस केस में इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ट्राइंगल में आपको पता है एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड तीसरा क्या होता है स्केलिन ट्राइंगल। तो स्केलिन ट्राइंगल में तो मैंने आपको बता दिया ये कौन सा फिगर है, एसिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, लेकिन अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं, तो आपको पता है अच्छे से आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स रहते हैं वो बिल्कुल इक्वल रहते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री खींचोगे तो फोल्ड करने पे बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, फिर अगर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, किसकी बात करते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जिसके तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हो तो फोल्ड करने पे बिल्कुल ओवरलैप हो जाएंगे। देन फिर उसके बाद ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हो तो फोल्ड करने पे अगेन ओवरलैप हो जाएंगे, एंड देन फिर ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हो तो अगेन फोल्ड करने पे बिल्कुल ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको लाइन ऑफ सिमेट्री अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्या देख रखा है, लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स मतलब क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स तो आपको पता ही है, क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। ठीक है, देन उसके बाद इज कॉल्ड पॉलीगॉन। देन उसके बाद अगर हम बात करें रेगुलर पॉलीगॉन की, तो रेगुलर पॉलीगॉन की अगर हम बात करते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन ऐसे पॉलीगॉन्स होते हैं जिनके सारे ही साइड्स एंड सारे ही एंगल्स इक्वल मेजरमेंट के रहते हैं। ठीक है, अ पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल इट्स एंगल आर ऑफ इक्वल मेजर। वही सेम चीज बोली जा रही है। ठीक है, Thus an equilateral triangle is a regular polygon of 3 sides। इसलिए बोला जा रहा है कि जो equilateral triangle है ना, वो क्या है? वो रेगुलर पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स इक्वल भी हैं, तीनों एंगल्स भी क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, एंड साथ में पॉलीगॉन भी है क्योंकि वो क्लोज्ड फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, अब आ गया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में दे के रखा है। An equilateral triangle is regular because each of its sides has same length and each of its angle measures 60 degree। बोला जा रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल रेगुलर इसीलिए है क्योंकि उसकी तीनों साइड्स सेम लेंथ की रहती है एंड तीनों एंगल्स का मेजरमेंट क्या रहता है? 60 डिग्री रहता है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब अगर हम आ जाते हैं हेक्सागोन पे, चलिए हेक्सागोन पे बाद में आएंगे, सबसे पहले तो स्क्वायर पे आ जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर के बारे में बोला जा रहा है अ स्क्वायर इज ऑल्सो रेगुलर बिकॉज ऑल इट्स साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ईच ऑफ इट्स एंगल इज अ राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री। बोला जा रहा है कि स्क्वायर जो है वो बिल्कुल रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि उसकी हर एक साइड जो है इक्वल लेंथ की रहती है एंड जो एंगल्स रहते हैं वो राइट एंगल्स रहते हैं, मतलब हर एक एंगल जो रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, इट्स डायगोनल आर सीन टू बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। अब यहाँ पर एक और चीज़ बोली जा रही है कि अगर हम स्क्वायर में डायगोनल्स बनाते हैं ना, वैसे तो आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ। ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के 2 डायगोनल्स रहते हैं, एक ये
और ये ठीक है। बोला क्या जा रहा है, स्क्वायर के डायगोनल्स जो रहते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। मतलब यहाँ पर जो दोनों डायगोनल्स मीट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री एंड यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। चारों ही एंगल्स 90 डिग्री के आएंगे, इसलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब अगर हम बात करते हैं पेंटागन की, तो पेंटागन के बारे में क्या दे के रखा है, इफ अ पेंटागन इज रेगुलर naturally its sides should have equal length. You will later on learn that the measure of each of its angle is 108 डिग्री। बोला जा रहा है अगर पेंटागन के 5 साइड्स होते हैं, सबसे पहले 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पांचों साइड्स एंड पांचों एंगल्स क्या रहे, इक्वल मेजरमेंट के रहे। लेकिन बोला जा रहा है अगर पेंटागन जो है वो रेगुलर शेप में है, मतलब रेगुलर पेंटागन है, तो उस केस में क्या होगा, पांचों साइड्स एंड पांचों एंगल्स जो रहेंगे इक्वल मेजरमेंट के रहने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में। एंड बोला जा रहा है हायर क्लासेस में जाने पर आपको ये भी समझ में आएगा कि रेगुलर पॉलीगॉन का जो हर एक एंगल रहता है वो 108 डिग्री का रहता है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब हम आ जाते हैं हेक्सागन पे। हेक्सागन में 6 साइड्स रहते हैं एंड 6 एंगल्स भी रहते हैं, लेकिन अगेन ज़रूरी नहीं है कि 6 साइड्स इक्वल लेंथ की हो एंड 6 एंगल्स, मतलब 6 के 6 एंगल्स जो हैं वो इक्वल मेजरमेंट के रहें। लेकिन अगर हेक्सागन जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर हेक्सागन है, तब क्या होगा, 6 साइड जो रहेंगी वो सेम लेंथ की रहेंगी एंड 6 जो एंगल्स रहेंगे वो भी इक्वल मेजरमेंट के रहने वाले हैं, सेम मेजरमेंट के रहने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या देके रखा है, अ रेगुलर हेक्सागन हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल एंड ईच ऑफ इट्स एंगल्स मेजर 120 डिग्री। बोला जा रहा है रेगुलर हेक्सागन में हर एक साइड जो रहती है वो इक्वल रहती है एंड हर एक एंगल जो रहता है वो 120 डिग्री का रहता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो सबसे पहले आप इतना पूरा नोट डाउन कर लीजिए, साथ में हम रोटेशनल सिमेट्री के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब अगर हम आते हैं रोटेशनल सिमेट्री पे, तो रोटेशनल सिमेट्री के बारे में क्या बोला जा रहा है, द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ शेप एक्सप्लेन्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट लुक्स द सेम। बोला जा रहा है अगर किसी शेप को उसकी एक्सिस पे ही, उसके सेंटर से ही हम रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने पर जब जब हमें सेम फिगर मिल रहा है एग्जैक्टली जो कि हमने स्टार्टिंग में उसे रोटेट करना स्टार्ट किया था तब जैसा वो दिख रहा था, वैसे वैसे रोटेट करने पे हमें दिख रहा है वो, तो क्या बोलेंगे कि उस फिगर की रोटेशनल सिमेट्री है। क्या बोला जा रहा है, द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ शेप एक्सप्लेन्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट लुक्स द सेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब स्क्वायर में अगर हम इसे मान लेते हैं पॉइंट P, इसको मान लेते हैं हम पॉइंट P, स्क्वायर का सेंटर यहाँ पे होगा। ठीक है, इसी सेंटर से हम स्क्वायर को रोटेट कर रहे हैं, हमने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट P होगा ना, ये पहले यहाँ था, रोटेट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख पाओगे स्क्वायर जो है बिल्कुल इसी शेप का दिखेगा, मतलब जैसे स्टार्टिंग में दिख रहा था ना, सेम वैसे का वैसे दिखेगा। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद फिर 90 डिग्री से आप रोटेट करोगे तो यहाँ पर जो P था वो यहाँ पे आ जाएगा एंड अगेन जो स्क्वायर है वो हमें सेम ही दिखेगा। ठीक है, फिर से रोटेट करोगे तो ये जो P है पॉइंट, ये यहाँ पे आ जाएगा एंड स्क्वायर तब भी हमें सेम दिखेगा। ठीक है, फिर से 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये जो P पॉइंट है अपनी पोजीशन में आ जाएगा एंड तब भी स्क्वायर हमें सेम ही दिखेगा। इसका मतलब क्या है, हमने जो स्क्वायर को पूरा एक फुल राउंड दे दिया है, मतलब पूरा 360 डिग्री से रोटेट कर लिया है, इसलिए जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था पॉइंट P वहीं पे आके रुक चुका है एंड 360 डिग्री रोटेट करने पर और रोटेट करने तक हमें 4 बार सेम स्क्वायर की शेप मिली है जो हमने पहले जब स्टार्ट किया था तब देखा था। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री है या ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो कितनी है वो है 4।
आया समझ में? चलिए अब एक और मेन बात मैं आपको बताती हूँ। कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जिसको हम जब पूरा 360 डिग्री रोटेट करते हैं ना, तभी हमें सेम फिगर देखने को मिलता है, अदरवाइज नहीं देखने को मिलता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्फ़ाबेट लेटर बी ले लेते हैं, ये हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, तो बी को हमने 90 डिग्री से रोटेट किया तो वो कुछ ऐसा बन गया। क्या आपको सेम फिगर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। फिर से रोटेट किया बी को तो वो ऐसे बन गया, ये तो उल्टा बन गया। क्या सेम फिगर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। फिर से रोटेट किया तो बी को वो ऐसे बन गया। क्या अब भी सेम फिगर दिख रहा है? नहीं ये दिख रहा। ठीक है, फिर से रोटेट किया तो बी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है। अब सेम फिगर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो सेम फिगर मिला है ना, ये पूरा 360 डिग्री रोटेट होने पर मिला है। तो हम ऐसा मानेंगे ही नहीं कि इस लेटर बी की रोटेशनल सिमेट्री है। हम यही मानेंगे कि लेटर बी हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, दुनिया का कोई भी शेप, कोई भी फिगर ले लो, 360 डिग्री रोटेट होने पर वो एक बार तो सेम दिखेगा ही, जब वो पूरा 360 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री रोटेट होने से पहले अगर हमें सेम फिगर मिल रहा है तब तो हम मानेंगे उस फिगर में क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, आया समझ में? एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेती हूँ, ये बी वाला तो समझ में आया होगा। अगर हम ले लेते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप ले लिया, इसको 90 डिग्री से रोटेट किया तो शेप कुछ ऐसा आएगा। क्या आपको सिमिलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। फिर से 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, शेप कुछ ऐसा आ जाएगा। क्या आप सिमिलर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। फिर से 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, शेप कुछ ऐसा आएगा। क्या सिमिलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। फिर से 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, शेप कुछ ऐसा लगेगा। क्या अब सिमिलर दिख रहा है? बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल को पूरा 360 डिग्री तक रोटेट किया है। ठीक है, पहले तो 90 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री ही किया था, लेकिन इन टोटल की बात करें तो 180 डिग्री हो चुका है, क्योंकि 90 + 90 कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद 180 डिग्री के बाद फिर से 90 डिग्री रोटेट किया तो इन टोटल की बात करें 270 डिग्री रोटेट हो चुका है। फिर 270 के बाद फिर से 90 डिग्री रोटेट किया तो इन टोटल की बात करें अब 360 डिग्री रोटेट हो चुका है। एंड 360 डिग्री रोटेट होने पर पहली बार यहाँ पर सिमिलर दिखा, दूसरी बार यहाँ पर सिमिलर दिखा, तो मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री रेक्टेंगल की क्या होगी, 2 होगी। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, कुछ रह तो नहीं गया, सभी हमने समझ लिया अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।